बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो मूड कोर्ट का सेशन है ये क्रिमिनल प्रोसीजर का सेकंड सेशन है। पहले सेशन के अंदर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी एफआईआर वगैरह के बारे में कि कोई भी जो क्रिमिनल मुकदमा है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा, एफआईआर क्या होती है और एफआईआर को पढ़ा कैसे जाता है। आज हम थोड़ा सा इसका मजीद बैकग्राउंड अगर कह लें या स्टार्ट कह लें कि जहाँ से हमें जो पहली चीज़ क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस सेशन का मकसद जो हमारे नए बच्चे हैं, खासतौर पर जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर हमारे जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं लॉ के, हम उनको बेसिकली ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि किस तरह अदालती कार्रवाई होती है, किस तरह ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई अहम और बिल्कुल बेसिक इस हवाले से है कि आज हमने ये पढ़ना है कि क्रिमिनल मुकदमा होगा कहाँ पे। देखिए, एफआईआर कब दर्ज होगी? जब आपको ये पता होगा कि ये एफआईआर होनी किस शहर के अंदर है, किस थाने के अंदर है, किस जो है वो अदालत में इसके हवाले से कार्रवाई होगी। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल क्या हुआ जनाब, मुस्तफ़ा साहब हैं, आपका क्या हुआ है कि अगर आप यहाँ से गए किसी जगह पर, आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो आपसे गुम हो गया या कोई ऐसा मसला हो गया या कोई ऑफेंस कमिट हो गया और वो एरिया था शदरा का। अब क्या आप वापस यहाँ पे मॉडल टाउन में आके अपना कोई मुकदमा करेंगे या कहाँ पे मुकदमा करेंगे? अगर आप वहाँ के इवेंट को यहाँ पर आकर दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, कोई भी पुलिस स्टेशन वाला उसको दर्ज नहीं करेगा। अब कौन सा क्रिमिनल मुकदमा किस जगह पर दर्ज किया जा सकता है, उसकी एफआईआर कहां दर्ज कराई जा सकती है, कंप्लेंट कहां दर्ज करवाई जा सकती है, ये कुछ बेसिक चीजें हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। आज मजीद इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, प्लेस ऑफ सुइंग के साथ साथ प्लेस ऑफ क्रिमिनल केस के, कहां पे क्रिमिनल केस होगा। सबसे पहले कि क्रिमिनल केस के करने के तरीकाकार कितने हैं, तो दो तरीके हैं। कितने हैं? दो तरीके हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे हो जाता कि आप लोग क्लियर किए जाए। अच्छा जनाब, क्रिमिनल केस करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। अब ये दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका ये कि जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है उसको एफआईआर कहते हैं। दूसरा तरीका कंप्लेंट का है। मैं आपको आसान आसान मिसालें देता हूँ और समझाता हूँ। आजकल आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा ज्यादा इशू हाईलाइटेड है जमान पार्क को लेकर, वहां पर लेकर जो पुलिस का अटैक वगैरह हुआ है, जो भी इस तरह के मामला हुए हैं। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? अब थोड़ी सी बातें मुझे आप जवाब देते हैं कि अब क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि पुलिस न्यूट्रल है, कि पुलिस जो हक और सच होगा वो करेगी? ये पुलिस वन साइडेड नजर आ रही है, वन साइडेड नजर आ रही है। मुझे ये बात बताएं कि जैसे अभी इन्होंने दरखास्त दी है कि जनाब जो जमान पार्क के ऊपर जो भी हमला हुआ है इस हवाले से एफआईआर होनी चाहिए, क्या पुलिस एफआईआर कभी दर्ज करेगी? कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। वो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करेगी? क्योंकि उनको तो हुक्म है। वो कैसे एफआईआर दर्ज कर लें और अपने ही खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज कर लें? तो अब आप कहते हैं जी हमने तो पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, इसमें हमने इन्वॉल्व करना है, आईजी को भी इन्वॉल्व करना है, इसमें हमने निगरान वजीर आला को भी इन्वॉल्व करना है, पर पुलिस क्या कहेगी जनाब नहीं। तो फिर तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई अकरेंस हो गई, उस दिन अकरेंस होगी थी, कहाँ गए सबसे पहले? पुलिस स्टेशन। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से क्या किया? तो हमने कहा जी आप हमारी दरखास्त ले लें। वो दरखास्त ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? दरखास्त भी नहीं ले रहे थे। अब यहां पर भी ऐसा होगा कि बाज़ औक़ात पुलिस दरखास्त भी नहीं लेगी। अब क्या किया जाए? हमारा काम है दरखास्त पुलिस को देना। वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हमारी उस दरखास्त को हर हाल में रिसीव करेगी, चाहे एंटरटेन करे या ना करे। और जो फ्रंट डेस्क पे बंदा होता है उसका ये काम नहीं होता कि झूठा है या सच्चा। अगर कोई झूठी दरखास्त देगा वो उसका काम है कि वो जवाब देगा। फ्रंट डेस्क वाले का काम नहीं है कि वो कहे कि ये दरखास्त झूठी है, ये सच्ची है, मैं दरखास्त लेता हूँ नहीं लेता हूँ। उसका कोई काम है ही नहीं। उसका काम है सिर्फ दरखास्त लेना। अगर तो वो दरखास्त ले और कार्रवाई ना करे, क्योंकि दरखास्त लेने का मतलब है कि वो देखेगा इस पे पर्चा दर्ज करना है कि नहीं करना। और दरखास्त ना लेने का मतलब है कि वो सिरे से बिल्कुल उसको आगे लेकर चलने के लिए तैयार है ही नहीं। अगर दरखास्त ना ले, बड़ा आसान सा काम, बाहर जाएं, टीसीएस कर दें और उसके बाद उसकी कॉपी अपने पास स्लिप की रख लें। ये समझ लें कि आपकी दरखास्त पुलिस तक पहुंच गई। अगर वो रिसीव कर ले तो आपको एक कंप्यूटराइज स्लिप मिलेगी। जब भी आप पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, कोई भी चीज रिपोर्ट करेंगे, वो आपको क्या करेगा? कंप्यूटराइज स्लिप देगा। वो आप उससे स्लिप ले लें, दोनों सूरतों में। तो अब क्या चीज होगी? या तो आपके पास कंप्यूटराइज स्लिप आ गई, या क्या चीज आपके पास आ गई? टीसीएस की स्लिप। ये कब की बात है? अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले, फिर तो मामला यहीं पे हमारा क्या हो गया? ओके हो गया, आगे मुकदमा चलने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें? कहते हैं फिर हम जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस। किसके पास? एक चीज प्रैक्टिस में आप सुनेंगे 22 से 22 बी। क्या चीज? 22 से लाहौर में जाएंगे तो फिर 22 22 से 22 बी नहीं होगा, वो क्या होगा? 22 बी। ये 22 बी क्या है? ये 22 22 ए 22 बी सीआरपीसी के दो सेक्शंस हैं।
दो डिफरेंट क्लॉजेस है सेक्शन 22 के आगे, कि जिसके अकॉर्डिंग जो आपका जस्टिस ऑफ पीस बेसिकली जो सेशन जज होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो पुलिस को हुक्म करे कि तुम मुकदमा दर्ज करो। तो जब पुलिस मुकदमा दर्ज ना करे, हम एक रिट फाइल करेंगे किसके नाम पर, जस्टिस ऑफ पीस के नाम पर, अंडर सेक्शन 22A 22B के वो हुक्म करे कि आप मुकदमा दर्ज करें। तो अगर हमने मुकदमा दर्ज करवाना है तो फिर वो हमसे क्या मांगेगा, हम उसे बताएंगे जनाब ये देख लें, पुलिस ने रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज नहीं की, ये हमारे पास कंप्यूटराइज स्लिप है, या पुलिस ने हमारी दरखास्त लेने से सिरे से क्या कर दिया है, इनकार, ये हमारे पास TCS की क्या है, स्लिप। ये दो चीजें लेकर हम कहाँ चले गए, ये दो चीजें लेकर हम चले गए जस्टिस ऑफ पीस। उसने देखा कि वाकई इसका मुकदमा तो बनता है, वो हुक्म करेगा मुकदमा दर्ज कर लें। ये एक तरीका कार हो गया। अच्छा, मुझे दूसरी बात आप बताएंगे, फिर चीजें आजकल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, और अदालतों के जो मामला, चीजें समझाना थोड़ा सा आसान हो गया। ये पिछले दिनों एक जिले शाह वाला मसला बना, देखे ना, वो जो मर्डर केस हुआ है। अब उस मर्डर केस में FIR कट गई कि नहीं कट गई, इमरान खान के खिलाफ कटी है कि नहीं कटी, कटी है। अच्छा, इसको भी छोड़ें, इमरान खान वाला केस याद है किसी को, जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसकी FIR किसने काटी थी, क्या इमरान खान के कहने पे कटी थी या पुलिस ने खुद ही काट ली थी, उसी बंदे के खिलाफ खुद ही काटी थी। अब मसला है, देखें समझने, एक चीज समझें गौर से, कि अब किसी भी मुकदमे के ऊपर जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कि एक FIR हो सकती है। कितनी, एक। अब जो इमरान खान की एक FIR हुई है, क्या उस पे इमरान खान खुश है कि ये ठीक हुई है, नहीं। अब जो जिले शाह वाली FIR हुई है, क्या ये इसमें ये क्या आप कहते हैं कि ठीक हुई है, दोनों सही नहीं हुई। अब FIR तो हो चुकी है, दोबारा FIR हो सकती ही। अब क्या किया जाए, अब इस जिले शाह वाले केस में अगर आप कहते हैं कि नहीं जनाब ये FIR आपकी गलत है, हम इसको मानने के लिए तैयार, अब आप क्या करें, अब आप जाएंगे कंप्लेंट में। किस में जाएंगे, कंप्लेंट। ये लफ्ज हम प्रैक्टिस में जाकर सुनेंगे। और जी मैं इस्तगासा ला देता है, क्या लगा दिए, इस्तगासा। इस्तगासा क्या होता है, ये कंप्लेंट क्या होती है, जब किसी जुर्म की इत्तला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाए। तो कितने तरीके हो गए, दो। एक है कि जुर्म की इत्तला किसको दी जाए, पुलिस को, और दूसरा किसको दी जाए, मजिस्ट्रेट को। तो पुलिस को दी जाए, अगर पुलिस ना दर्ज करे तो फिर किसके पास गए, नहीं, जब पुलिस ने दर्ज नहीं किया था और हमने FIR ही दर्ज करवाना है तो जस्टिस ऑफ पीस के पास। और अगर हम कहते हैं कि दफा करो, हमने पुलिस के पास जाने कोई नहीं, हम तो जनाब अपना मुकदमा डायरेक्ट चलाएंगे, या अगर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम किसके पास चले गए, मजिस्ट्रेट के पास। और क्या फाइल कर दिया, अंडर सेक्शन 200 कंप्लेंट। तो अब कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट देखेगा कि वाकई जुर्म जो बनता है ये वाला है या वो वाला, और जो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट में जुर्म लगाएगा ये मुकदमा पहले चलेगा, वो मुकदमा बाद में चलेगा। तो अहमियत ज्यादा किसकी होगी, कंप्लेंट। तो एक तो हमें ये पता चलेगा जो मुकदमे करने के हमारे पास दो तरीके हैं, FIR दर्ज करवा दें या क्या कर दें, कंप्लेंट कर दें। अब सवाल फिर वही है जो हमने शुरू किया था, किस थाने में FIR दर्ज करें, किस मजिस्ट्रेट के पास आप क्या करें, इस्तगासा करें। अब उस दिन तुम्हें याद होगा हमारा मसला क्या पे बना था, मुस्लिम टाउन, वादत रोड के ऊपर। उधर सबसे करीब थाना कौन सा था, उससे पहले थाना कौन सा था, उससे पहला थाना कौन सा था, मामा स्वीट कार्नर के सामने मसला बना। अच्छा ठीक है, उससे आगे जो कोना था जहां से हम लेफ्ट टर्न करके गए थे, वादत रोड थाना नहीं खड़ा था पार्क के साथ, करीब कौन सा था। अब मसला यह है कि फिर हम उधर क्यों गए मुस्लिम टाउन, जहन में ये सवाल आया नहीं आया, समझ आई मेरी बात की कि नहीं आई। हम वहादत रोड के दरवाजे से गुजर के कहां गए, मुस्लिम टाउन। तो मुस्लिम टाउन मोड़ थाने पे क्यों गए, हम वहादत रोड थाने पे क्यों नहीं गए। अब इसमें यह होता है कि जो थाना होता है ना, उसकी एक हद होती है, हर थाने की एक क्या होती है, हद। वो अपनी हद के अलावा मुकदमा नहीं सुन सकता, ठीक है। और वहादत रोड सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है, डबल साइडेड है ना। जो वहादत रोड की इधर वाली साइड है जिसमें हम थे, वो मुस्लिम टाउन की है, और जो वहादत रोड की उधर वाली साइड है वो वहादत रोड थाने की है। अब अगर होता ये मिसाल के तौर पर, ये इसको फर्ज कर लें कि ये सड़क है, ये क्या है, सड़क, और ये दरमियान में क्या लगा हुआ, इसका वो सेपरेटर है। अगर यहां पे सेपरेटर के इस तरफ ये था, सामने क्या है, बिल्कुल सड़क के दरवाजे पे क्या है, थाना है। यहां पर भी जुर्म हुआ है, ये वहादत रोड थाने की पुलिस इस मुजरिम को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि सड़क के किस तरफ हुआ है, दूसरी तरफ।
इसकी एफआईआर कहां पे होगी? जाके मुस्लिम टाउन में होगी। तो अब एक चीज पहले क्लियर हुई कि जिस थाने की हुदूद में जुर्म होगा सबसे पहले वहां पे जाकर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कोई चीज गुम होगी मिसाल के तौर पर, आपको पता अगर कोई चीज गुम हो जाए उसकी रिपोर्ट वगैरह करवाई जाती है। आप गए हुए थे बाजार में, शदरा गए हुए थे, वहां पे जनाब उधर कोई चीज आपसे गुम हो गई, घर आए तो घर आके पता चला कि चीज मुझसे कहां गुम हो गई है? शदरा में। अब अगर आप यहाँ पे थाने में जाकर कहें कि जी मैं शदरा गया था, मुझसे चीज गुम हो गई, तो जा भाई शदरे रिपोर्ट करा के। फिर आपको क्या कहना पड़ेगा कि मैं इधर मॉडल टाउन के बाजार में गया तो वहां पर मुझसे चीज क्या हो गई? गुम हो गई। अब रिपोर्ट कहां पे होगी? समझ आ गई कि जिस थाने की हुदूद में वकूआ होगा सबसे पहला मुकदमा कहां पे होगा? वहां पे। अच्छा, अब एक और चीज, ये एक स्टेप हो गया। ये कितना स्टेप हो गया? एक। कहां पे मुकदमा होगा जनाब? जगह कहां पे होगा? जिस थाने की हुदूद में वकूआ होगा। अच्छा, वकूआ हो गया लाहौर में। वकूआ कहां पे हो गया? लाहौर में। गोली मार दी किसी ने, बंदा यहां से निकला, कसूर पहुंचा, वहां पे मर गया जाके। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहां पे निकले? कसूर। ये मुकदमा कहां पे होगा? दोनों जगह पे, जहां वकूआ हो, जहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। कसूर में लड़ाई हुई, बंदे को अस्पताल आए जनाब, लाहौर में भगाकर जनरल अस्पताल है, यहाँ पे बंदा मर गया, मुकदमा कहां होगा? यहाँ पर भी और वहां पर भी। तो दो जगह होगी। कहां पे? जहां पे वकूआ हुआ, जहां पर उसके नतायज, किसी को गिरफ्तार, किसी को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। किडनैप कहां से किया? लाहौर से। लाहौर से किडनैप करके मुल्तान ले गए। मुकदमा कहां पे होगा? लाहौर में भी हो सकता है और कहां पे हो सकता है? मुल्तान में भी। तो कितनी जगह हो गई? दो। अच्छा, एक चीज आगे मैं आपको चल के पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ बिल्कुल बेसिक है। एक होती है अबेटमेंट। क्या होता है? क्या होता है? अबेटमेंट। राशिद साहब का फोन आ गया खानेवाल से, ठीक है सर जी, रोला पै गया। क्या रोला पड़ गया? और सर वो जिससे फर्नीचर लेना था वो बंदा बड़ा ज्यादा तंग कर रहा है। मैंने कहा यार ज्यादा तंग कर रहा है, जाओ और जाकर दो लगा दो। कहां से बैठ के मैं कर रहा हूं? लाहौर से। इसको कहते हैं अबेटमेंट। क्या करना? अबेटमेंट। क्या मतलब क्या होता है? कि आप खुद जुर्म की जगह पर ना हो, आप खुद जुर्म की जगह पर ना हो, बल्कि आप उस जुर्म के लिए कोई प्लान दें, कोई साजिश बनाएं या उसको कोई मदद दें, ये होती है अबेटमेंट। तो क्या कोई शख्स जुर्म में शामिल ना होकर मुजरिम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, क्या उसने खुद कत्ल किया था अपने हाथ से? नहीं। फिर उसको फांसी क्या हुई थी? कि तुमने अबेट किया है। तुम्हारे कहने पे जितने ये जो होती है ना किलिंग, ये जो टारगेट किलिंग, ये सुपारी दे के, तो जो सुपारी देने वाला बंदा होता है वो किस में मुजरिम बनता है? वो जाके बनता है अबेटमेंट में। असल मकसद तो इसका था ना उसको मारना। वो तो एक किलर है जनाब, वो तो पैसे लेकर किसी को भी मार देता है, वो तो शूटर है। असल बंदा कौन है? ये। तो अब समझाना क्या था? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखें। अब मैंने फोन किया कहां से? लाहौर से। किसको किया? राशिद को। वो कहां पे बैठा हुआ था? खानेवाल। उसने लड़ाई की जाके कबीर वाला। लड़ाई कहां पे हुई? कबीर वाला। कबीर वाला अलग तहसील, खानेवाल अलग। अब मुकदमा कहां होगा जनाब? इसमें 3 शहर आ गए। कहां कहां पे होगा? अब मुकदमा वहां पे होगा जहां से मैंने अबेटमेंट की, लाहौर। मुकदमा वहां पे होगा कि जहां पे राशिद साहब ने कोई उसके मामले पे अमल दखल किया, यानी कि खानेवाल। या मुकदमा वहां पे होगा जहां पर जाकर वो वकूआ हुआ, यानी कि कहां पे हुआ? कबीर वाला। और खानेवाल में क्यों हो रहा है? कि राशिद साहब ने कबीर वाला में लड़ाई झगड़ा किया और वहां से सामान उठाकर कहां ले गया? खानेवाल। अब सामान कहां चला गया? खानेवाल। लड़ाई कहां हो गई? कबीर वाला। उसको अबेट कहां से कर दिया? लाहौर। तो मुकदमा कहां पे हो गया? तीनों जगह पे हो गया। अब ट्रेन पे जनाब, अब तो ये चीजें खत्म हो गई हैं, अब तो आ गए एटीएम। अब तो पता है कि अगर किसी को भी ज्यादा से ज्यादा आप पकड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर कोई मुझे कहीं पे पकड़ भी लेगा तो क्या होगा? जेब से क्या निकलेगा? हाँ। अब इनको सर में मारना है आपने। पैसे कितने होंगे? 500-700 हजार होगा। बाकी सारे हमारे क्या होते हैं? एटीएम होते हैं ना सारे। अब कोई बंदा सफर करते वक्त क्या 2-4-5-10 लाख रुपए जेब में लेके निकलता है? कभी भी लेकर नहीं। अब तो एटीएम भी खत्म हो गया, सारा काम कहां पे चला गया? मोबाइल के ऊपर आ गया जनाब। एटीएम वाली कहानी किस्सा भी क्या हो गया? अभी सारे के सारे खत्म हो गए। अब तो वो मामला ही खत्म हो गया। इसलिए आपने सुना होगा कि जो रास्ते में कभी चोरियां डकैतियां होती थी, बसें लूटी जाती थी, अब क्या वो मामले इतने हैं? अब वो मामले खत्म हो गए, क्योंकि उसको पता है कि इतना रिस्क लेकर लूटेंगे तो पूरी बस से 70 हजार नहीं निकलना, क्योंकि 1000-1500 से ऊपर जेब में कोई बंदा पैसे रख के तो बैठा कोई नहीं होता। लेकिन पहला दौर होता था कि जब क्या होता था कि जनाब ट्रेन चली है लाहौर से, कहां से? कराची जा रही है, तो
बड़ा एक प्रॉपर सिस्टम होता था कि यहाँ से एक बंदा उसको ताक के उसके पीछे बैठ जाता कि इसके पास पैसे, जिसके हाथ में वो पर्स उसको ऐसी चीज देखते थे ना, इसके पास पैसे जनाब, इसको लूटना। तो अब यहाँ से चलती हुई ट्रेन में वो किसी भी जगह उसको क्या करता था, लूटता था। अब ये पता नहीं चल रहा कि उसने लूटा लाहौर में है या उकाड़ा में है या खानेवाल में है या सक्खर पे जाके या कराची जाके लूटा, पता नहीं चला। तो अब ये मुकदमा कहाँ पे होगा? कहता है कि अगर सफर के दौरान कोई भी जुर्म होगा ना, तो मुकदमा उस सफर के शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी जगह पर हो सकता है। ये मुकदमा कहाँ हो सकता है? शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी जगह पर यह मुकदमा हो सकता है। तो कितनी चीजें आगे जनाब? 4। कौन कौन सी? जहां वकुआ हुआ, जहां पर उसके नताइज जाहिर हुए, जहां पर उसके हवाले से अबैटमेंट या साजिश हुई, या जो सफर के दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक। एक और मामला हो गया, जुर्म हुआ खानेवाल में। कहां पर हुआ? नताइज निकले उसके कहां पे जनाब? कबीर वाला में निकल गए। अबैटमेंट हुई थी मुल्तान से, लाहौर का कोई अमल दखल उसमें है ही, समझ आ गई? राशिद साहब भाग के इधर आ गया लाहौर। जुर्म लाहौर में नहीं हुआ, अबैटमेंट लाहौर में नहीं हुई, नताइज लाहौर में नहीं हुए, फिर वो बंदा किधर आ गया? अब क्या है? अब मजिस्ट्रेट को पता चल गया कि ये तो इश्तिहारी बंदा आ गया। किस मजिस्ट्रेट को पता चल गया? लाहौर। क्या अब ये लाहौर वाला बंदा मुकदमा चला सकता है? कानून कहता है हाँ। अगर किसी मजिस्ट्रेट को पता चले कि कोई मुजरिम उसके इलाके में है, वो उसको पकड़ सकता है, कॉग्निजेंस लेकर फिर भेजेगा उधर जहां पे उसका मुकदमा चलना है, लेकिन उसको पकड़ सकता है कि आ जाए जनाब, आप तशरीफ ले आए, जो आपने जुर्म यहाँ पे किया, लिहाजा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये चीज क्या समझानी थी कि किसी भी जुर्म का मुकदमा कहाँ पे होगा? तो उस थाने की हदूद में जहां जुर्म हुआ, नताइज हुए, अबैटमेंट हुई, ट्रैवलिंग पे हुआ, या जहां पर मुजरिम मौजूद था। अच्छा, एक और चीज आपने अगर थोड़ा सा कुछ दिन पहले आपको याद हो कि मस्जिद नबवी में कोई मसला बना था, मुकदमा फैसलाबाद में कटा था, याद? इमरान खान वाला मुकदमा, जब ये नया नया शहबाज शरीफ बना था, तो मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारे लग गए थे, और मुकदमा कहां पे कटा था? पाकिस्तान। अब ये बात आपने सोची नहीं कि जुर्म कहां पे हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है। मुकदमा कहां पे कट गया? क्या कट सकता है कि नहीं कट सकता? हाँ। तो जवाब ये है, अगर कोई पाकिस्तान का शहरी, अगर कोई पाकिस्तान का शहरी हो, अगर कोई पाकिस्तान का शहरी हो, या पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम हो, या पाकिस्तान का क्या हो? या एक ऐसा जहाज जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, ये दुनिया में जहां पर भी होगा, अगर इन पर कोई जुर्म होगा तो मुकदमा पाकिस्तान में चलाया जा सकता है। यानी कि अभी अगर मुस्तफ़ा क्या करता है, जाकर दुबई में कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, वहां पे जाकर भाई लोग बन जाए, तो मुकदमा क्या है? क्योंकि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मुकदमा कहां पे हो सकता है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में कहां होगा? किसी भी जगह। अगर मुल्क से बाहर जुर्म हो तो मुकदमा पाकिस्तान में किसी भी जगह हो सकता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो पाकिस्तानी है या नहीं है, लेकिन हमारा सरकारी मुलाजिम है, वो भी जहां पर जुर्म करेगा मुकदमा पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसा होता है जो हमारी पीआईए की फ्लाइट्स हैं, यहाँ से दुबई जाएं और दुबई में उसमें से कुछ लोग बैठे और फिर वो लंदन चली जाए, ऐसा होता कि नहीं होता? होता है ना, कनेक्टेड फ्लाइट्स होती हैं। अब कोई बरतानिया का शहरी है, अमेरिका का शहरी है, शहरी कहाँ का है? अमेरिका का, बैठता कहां से है? दुबई से, जा कहां रहा है? यूके। पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं, पीआईए पे बैठ गया और जहाज के अंदर उसने लड़ाई कर ली, क्या उसका मुकदमा पाकिस्तान में चलाया जा सकता है? जो शख्स पाकिस्तान के रजिस्टर्ड जहाज के अंदर, बहरी जहाज के अंदर कोई भी ऐसा जुर्म करेगा, मुकदमा पाकिस्तान में चलाया जा सकता है। तो उसका मुकदमा भी पाकिस्तान में चलाया जा सकता है कि तुमने इस जहाज के अंदर क्या किया, जुर्म किया जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ये सबसे पहली चीज तो आपको ये पता हो कि हम मुकदमा करते कहां पे। फिर अगली बात हमने सोचनी है कि हमने मुकदमा किस तरह करना है, किस तरह, ये एफआईआर करवानी है या क्या करवानी है? कंप्लेंट। अच्छा, एक चीज पहले क्लियर कर ले, एफआईआर होती है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल जुर्म की। किसकी? ये सारे सीरियस नेचर के होते हैं, कत्ल, चोरी, डकैती, ये सब क्या है? कॉग्निजेबल। तो छोटे मोटे जुर्म होते हैं प्राइवेट, आपस में गालम गलोच हो गई या कोई डेफेमेशन हो गई, ये प्राइवेट ऑफेंसेस होते हैं, ये कॉग्निजेबल। यहाँ पर एफआईआर नहीं करती, सिर्फ क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस्तगासा, कंप्लेंट, यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब इस हवाले से कोई सवाल है तो आप लोगों को पूछे। जैसे सर जी वो सिगरेट वाला था, वो हम्म, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी थी, उसकी वो एफआईआर नहीं हुई थी। किस वाले की? वो एक उसकी सोशल मीडिया पे आया था
उसका इम्पोर्टेड सिगरेट वगैरह चोरी हुए थे, हाँ तो हाँ, उसने कंप्लेंट फाइल की थी, उसकी एफआईआर नहीं हुई थी। वो तो बेसिकली एक सिर्फ मीडिया हमारा, अगर ओवरऑल देखा जाए कोई इतना बड़ा जितना भी कुछ सिगरेट होगा 500,000 रुपए का होगा, तो वो तो सिर्फ एक मीडिया को जब कोई चीज़ नहीं मिल रही तो लोगों की तवज्जो हटानी होती है, तो ऐसे फजूलियात को लेकर आ जाता है। क्या अभी हमारे मुल्क में सिर्फ यही बकवासियात रह गई कि जनाब मेरे जो है ना 20 या 5 सिगरेट चोरी हो गए, तो बस इम्पोर्टेड भी नहीं थे, वो सिर्फ वो जो ड्रामा चल निकला था, मीम्स बन रही थी, वो जो गोल्डी वगैरह का रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, तो मीम्स के ऊपर उन्होंने जनाब कहा कि देखो जितना रेट बढ़ गया तो लोग उसके ऊपर क्या कटवाने आ गए, एफआईआर। वैसे कानून तो ये कहता है कि अगर 10,000 से छोटी चोरी, कितनी, 10,000 10,000 से छोटी चोरी, मुकदमा हो सकता है, लेकिन उसमें ना कोई गवाह आएगा, ना कोई चार्ज फ्रेम होगा, ना फर्द जुर्म आयद होगी, बस उसको वैसे फारिग कर दिया जाएगा छोटा मोटा जुर्माना करके। तो ये तो अदालतों के लिए, अगर आप 20-20 या 50-50 या 500 रुपए के सिगरेट के पर्चे करवाने लग जाए, तो अदालतों से पहले 16 लाख मुकदमे नहीं समझ रहे, वो सिर्फ मीडिया एक ट्रायल था, वो कोई खास चीज उसमें नहीं थी। लेकिन कानूनी तौर पर यही है कि अगर उसकी एफआईआर नहीं करती तो 22 से 20 में, क्योंकि चोरी है, हाँ जी। चोरी कॉग्निजेबल है, तो एफआईआर उस पर कटनी चाहिए थी। सर जी, जिस तरह आपने बताया कि वो अमेरिका का शहरी है और हाँ रजिस्टर्ड पाकिस्तान का जहाज है, तो हम इधर ये कंप्लेंट जो है वो मुकदमा चला सकते हैं हम्म, पाकिस्तान में। तो वो जो जिसके ऊपर शहरी है जो अमेरिका का या यूके उधर का भी हुआ है, चलेगा, वहां पर भी तो वहां चलेगा, पे भी चलेगा और उसको पाकिस्तान भी आना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार वो मुकदमा वहां पे चल गया ना, तो फिर वो पाकिस्तान उसको कभी भी, एक बार मुकदमे की सजा एक बार हो सकती है, बार बार उसको सजा नहीं हो सकती। आमतौर पर ऐसे कामों में हम किसी को ना बुलाते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन कानून में लिखा है कि ऐसा किया जा सकता है। जी। अच्छा सर, मेरे दो सवाल थे। एक तो आपने कहा जो इमरान खान का केस था, तो इमरान खान ने कहा कि इसमें 3 लोग शामिल है, एक प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और तीसरा इंटेलिजेंस ऑफिसर का था। तो अबेटमेंट इस्लामाबाद में भी हो सकती है ना? और देखिए ये सारे जो लोग हैं, क्या वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे? नो सर। कोई भी डायरेक्ट नहीं था ना। इन सब पे अबेटमेंट का पर्चा कटेगा। ये जब एफआईआर कटेगी ना, अब उसके घर में हुआ है नुकसान, क्या हुआ है नुकसान, ये फिर आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं 427 नुकसान रसानी की दफा। दीवार शिवार तोड़ दिया, कोई शीशा तोड़ दिया, जो भी नुकसान किया, दफा कौन सी लगेगी, 427। ये 427 पीपीसी के साथ 109 लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, 109, ये अबेटमेंट है। 109 क्या है, अबेटमेंट है। तो जब भी कोई ऐसा मुकदमा कटेगा, इसमें जो उन लोगों के नाम आएंगे वो अबेटमेंट में आएंगे, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उसका नाम किस में आएगा कि जी उन्होंने अबेटमेंट की है। तो अबेटमेंट और जुर्म की सजा दोनों की एक जैसी सजा होती है, जो अबेट करे उसकी भी उतनी सजा है, जो जुर्म करे उसकी भी उतनी सजा है। सर दूसरा ये सवाल था कि आपने कहा कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो ऑर्डर दे सकता है पुलिस को, तो हाँ, इमरान खान जस्टिस ऑफ पीस के पास क्यों नहीं गए कि तो गया ना, अभी उधर से तो पर्चा कटवा रहा है वो, जब उसने, लेकिन शर्त यह है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जाने से पहले पुलिस को दरखास्त देनी है। उसने, अगर आप पुलिस को दरखास्त नहीं देते डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो जब पुलिस को दरखास्त दी उन्होंने नहीं किया ना, तो वो वहीं पर तो गए जस्टिस ऑफ पीस के पास कि आप जनाब इसको क्या करें, आप इनको कहें कि ये एफआईआर दर्ज करें, यही तो वहां पे हुआ। और कुछ जनाब आपको कोई सवाल है? दे जनाब, नुनारी साहब को दे, क्या कहते हैं नुनारी साहब आप? सर जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई बंदा लाहौर से कराची के लिए सफ़र कर रहा है, हम्म तो उसकी राय कहीं पे भी यानी कि चोरी हो गई है, हम्म उसको खाने वाला पता चल गया कि मेरी चोरी हो गई है, हम्म क्या वो अपना केस कराची दायर कर सकता है? जा तो कराची रहा है ना। जा कराची रहे, पूरे सफर में कहीं पर भी हो सकता है, सफर के शुरू से लेकर आखिर तक। अब वो खाने वाले में रुक के अपना सफर तो खराब नहीं करेगा ना, वो कराची ही जाके वहां पे क्या करवाएगा, अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा कि जनाब मैं लाहौर से बैठा था गाड़ी पे और दरमियान में रास्ते में कहीं मुझसे कुछ चीज मेरी गुम हो गई है, चोरी हो गई, मेरे यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर ले, वो वहां पे हो जाएगी। जी। सर ये अबैटमेंट पे भी मतलब तफ्तीश होती है जैसे कि मुलजिम पे होती है कि जब तक देखिए इसका जुर्म अबैटमेंट साबित कोई अलग कोई चीज नहीं है, पहले कोई जुर्म होगा तो जो, जैसे मैंने भी क्या कहा, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की दफा क्या लगेगी, 427, उसके साथ क्या लगेगी, अबैटमेंट। तो पहले 427 जो पुलिस वाले वहां पर थे वो होंगे तो अबैटमेंट होगी ना, तो जब तक कोई साथ हो ना तब तक अबैटमेंट। हाँ, अगर कोई जुर्म ना हुआ पर अबैटमेंट हुई तो उसकी भी सजा हो सकती है, फिर सिर्फ 109 लगेगा। वो 109, वो उसके 109 के साथ आगे भी है ना, आगे वो फिर ये लंबा खाता है, 110, 11, 12, 13, 14, 15। तो अभी सिर्फ हमने कहा तक रहना, थोड़ा सा एक स्टेप, हाँ एक्सलेटर पे पहुंच नहीं था हमने, ब्रेक पे पहुंच दे के रखना है। ठीक है, और कोई सवाल? तो ये बेसिकली क्या था, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब तक हम देखिए मुकदमा तब ही करेंगे, इस्तगासे तब करेंगे, एफआईआर तब करेंगे कि जब यह सारा कुछ होगा। इसका भी हम कुछ कोशिश करेंगे इसको जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए। हाँ, आप लोगों को जो है ना हम ले जाएंगे किसी दिन पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, वहां पर जाकर हमको दरखास्त देंगे, अगर उन्होंने ना किया तो फिर हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे 22 से 22 बी के हवाले से इस्तगासा बनाएंगे और फिर बाकायदा जाकर क्या करेंगे, उसको दायर करेंगे।
जब उसको हम दायर करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ कोई भी अगर आने वाले हफ्ते में कोई भी हमारे ऐसा मुकदमा आता है ना जो इस चीज़ के हवाले से हो, कंप्लेंट के हवाले से हो, या हमारा रिपोर्ट कैसे दर्ज करवानी है, तो वो प्रैक्टिकली आप लोगों को साथ ले जाकर दिखा देंगे कि आपको पता चले कि ये प्रोसीजर उसमें क्या होता है और किस तरह करके ये सारा कुछ होता है। तो इस तरह के इंशाल्लाह सेशन हम इसको आगे लेकर चलते रहेंगे, जिनका मकसद यही है कि हमारे वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से यहाँ पर हमारे इस कॉलेज का या किसी और ब्रांच का हिस्सा नहीं बन सकते, तो एटलीस्ट वो लोग अपने घर में बैठकर इस चीज़ को समझें, सीखें, और अगर इस हवाले से आप कुछ सवाल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।